नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आपके यूपीएससी लवर जीके पे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज जो 2021 के सेकंड पाली में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन पेपर आया था दोस्तों, उसको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो हम लोग इस कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ योर ड्रीम डू नॉट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर जो आपका सपना आपको डराता नहीं है तो वो बहुत छोटा है, ऐसा कहना है रिचर्ड ब्रांसन का। तो इसका सिंपल सा मतलब है थिंक बिग। आप बड़ा सोचें, अच्छा सोचें। और दोस्तों, इट इज़ आल्सो सेड कि आप जो सोचते हैं तुम बन जाते हैं। तो आपके थॉट में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, यही इसका कहने का मतलब है। फिर दोस्तों, जो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट दिया हुआ था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ये कोटेशन जो है दोस्तों व्लादिमीर इलाइच लेनिन का दिया हुआ है। और व्लादिमीर इलाइच लेनिन जो है, ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोवियत रूस, जो कि 1917 में जो रिवोल्ट हुआ था, बोल्शेविक रिवोल्ट, उसमें यही लीड किया था। बाद में ही इज़ गोइंग टू बिकम द डिक्टेटर ऑफ सोवियत यूनियन का डिक्टेटर भी बनता है कुछ समय के लिए। और लेनिन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसका है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, पहला पॉइंट। और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट भी लेनिन ने ही दिया था। और लेनिन जो है कम्युनिज्म से प्रभावित था। फिर सेकंड क्वेश्चन था रिलेटेड टू गाया हाइपोथेसिस, या गाया की अवधारणा किसने दी थी। तो गाया की जो हाइपोथेसिस या अवधारणा है, इसको देने वाले जेम्स लेब्लाक थे दोस्तों। और गाया हाइपोथेसिस है क्या? गाया हाइपोथेसिस एक प्रकार का हाइपोथेसिस मतलब अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, गाया हाइपोथेसिस पे, वो लोग ये बिलीव करते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है ना, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। जो भी पृथ्वी में दिक्कतें उत्पन्न होगी वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा, मैनेज कर लेगा पृथ्वी। ऐसा किसका मानना है? जो गाया हाइपोथेसिस के थिंकर हैं दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिल किमिल्का किन अधिकारों के अग्रदूत माने जाते हैं दोस्तों? बिल किमिल्का जो है सीधे सीधे मल्टीकल्चरल जो थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड हैं। तो उन्होंने जो है सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। और बिल किमिल्का जो है दोस्तों एक कनाडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है, उस बुक का नाम है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, जो कि उन्होंने लिखा था 1995 में। और उन्होंने जो अधिकारों का वर्णन करते हुए जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से है पहचान की राजनीति, पहला पॉइंट। सेकंड है मान्यता की राजनीति, थर्ड है प्रतिनिधित्व की राजनीति। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? सकारात्मक उदारवादी जो पॉजिटिव लिबरल्स हैं उसमें एच.जे. लास्की का नाम उल्लेखनीय है। और जो न्यू लिबरल हैं उसमें मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नाजिक, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है क्लासिकल लिबरल माने जाते हैं दोस्तों, यानी कि पारंपरिक उदारवादी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्याय की अवधारणा प्रदान की? तो ये प्रदान करने वाले थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है, उस बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, और जो है जॉन लॉक ही जो है फादर कहा जाता है किसका? लिबरलिज्म का। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जॉन लॉक के बारे में है कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज वेल, संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो कार्ल पॉपर ने जो है प्लेटो और हीगल और प्लस मार्क्स, इनकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है। कार्ल पॉपर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा, उस बुक का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू कार्ल पॉपर। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बुक के बारे में पूछा है। तो ये इमाइल जो बुक है इसके लेखक रूसो थे दोस्तों। और रूसो जो है रूसो के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि रूसो इज नोन एज द फादर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, पहला पॉइंट। और रूसो जो है एक ऐसा थिंकर है जो कि एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, और वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है दोस्तों।
इसके अतिरिक्त जो रूसो है उसने एक नारा भी दिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि एक लीडिंग रोल अदा करता है किसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये एक प्रकार का डिक्टेटरशिप को डिनोट करता है, जो कि आपका माओ से तुंग का कहा हुआ है। माओ से तुंग जो है आधुनिक चीन का जो है साम्यवादी नेता था, जो कि बहुत ही पॉपुलर है चीन में। और माओ से तुंग जो है से रिलेटेड कल्चरल लीप है, कल्चरल लीप एक मूवमेंट को चलाता है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, और अभिनव भारत जो ये सोसाइटी थी इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। और इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापान में किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती है। तो ऐसा मानना है कि अगर जो राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा मानना था स्वामी विवेकानंद का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। तो ये लिखने वाले हैं एल.एन. रंगराजन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एल.एन. रंगराजन। और इसका प्रकाशन ईयर है जब प्रकाशित किया गया था तो वो था 1992। हरमन कुल्के और डाइटमर इन्होंने पुस्तक लिखी है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हरमन कल्के और डाइटमर ये पुस्तक लिखे हैं अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अ ब्रोकन वर्ल्ड ऑफ सेक्रीफाइस नामक पुस्तक जेसी हिस्टरमैन ने लिखा है, जेसी हिस्टरमैन। ये बुक आप लोग एक ऐसा सेपरेट नोट बनाएं जिसमें आप नोट कर लें, क्योंकि बुक्स को रिपीट करता है पीवाईक्यू में जो है आपका यूजीसी नेट। फिर जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंततः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का दोस्तों। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था उनका जन्म। और उनको जो है नरेंद्र दत्त भी कहा जाता था। उनका एक राजयोग नामक पुस्तक है जिसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन भी लिखा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू स्वामी विवेकानंद दोस्तों। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका बात करता है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया है जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तित्व योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। वो है टी.बी. बोटमोर। टी.बी. बोटमोर एक ब्रिटिश मार्क्सिस्ट समाजवादी थिंकर हैं। उनका जो एक बुक है वो प्रकाशित हुआ था 1963 में। और इसके अलावा कई पुस्तक जैसे समाजवाद का परिचय, इलिटरेसी एंड सोसाइटी, ये सब पुस्तक उन्होंने लिखा था। फिर आपका जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये कि निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है। तो नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन जो है नव मध्य वर्ग के लोगों ने किया है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है। तो भ्रष्टाचार राजनीतिक संस्कृति अवयव के लिए आवश्यक नहीं है। और ऐसा उन्होंने किसने लिखा है, अमरनाथ पावल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब यहाँ पर है जुडिशियल रिव्यू से दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है,
जुडिशल रिव्यू ये होता है कि अगर जो कोई भी जुडिशरी देखती है कि कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है या तो खुद अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, ये पावर दिया जाता है जुडिशल रिव्यू में। और जुडिशल रिव्यू हमें नहीं देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। अब आपके मन में होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में जुडिशल रिव्यू क्यों नहीं होता है, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि वहाँ पर जो लोग हैं पीपल, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में। तो जब लोग सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग में, तो अगर जो कोई कोर्ट इंटरवीन उसमें करता है तो वो पीपल के बिल के अगेंस्ट जाएगा ना, इसलिए शायद वहाँ पर जुडिशल रिव्यू नहीं होता है। फिर आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर आधुनिकवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। तो उत्तर आधुनिकवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है, यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, ऐसा नहीं है, ये नारीत्व की अवधारणा से संबंधित नहीं है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है, और आधुनिकतावाद के विचारक देरदिया हैं, एक इम्पॉर्टेंट थिंकर। उन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है डिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामेटोलॉजी इन 1967। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था आपका दोस्तों स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम में जब हुआ था, ये तो हुआ था 1972 में पहला पॉइंट, और इसमें 115 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट चेतना और पर्यावरण के आंदोलन संबंधी जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसी में आपका दिया जाता है 27 एजेंडा दिया जाता है दोस्तों। जो बच्चे इन्वायरमेंट के स्टूडेंट होंगे वो लोग पढ़ेंगे 27 एजेंडा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। तो C.W. मैनिंग जो है इंटरनेशनल संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है दोस्तों। मार्टिन कपलान ने जो है व्यवस्था सिद्धांत संबंधित 6 प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, और 6 प्रतिमान ये है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था, सुदृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिट बीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हेंस जे मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत नहीं है। हांस जे मार्गेनथाउ दोस्तों, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म का जो है यथार्थवाद का पिता अगर जो किसी को कहा जाता है तो वो हांस जे मार्गेनथाउ है। और उसने जो है 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और 6 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं आपके, वो इस प्रकार है। जैसे उसने एक बुक लिखा है पॉलिटिक्स एमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में। और दोस्तों वो यथार्थवादी है। यथार्थवादी मतलब बिलीव करेंगे कि स्ट्रगल होना संभव है नहीं, मतलब इट इज़ बाउंड टू हैव स्ट्रगल एट द इंटरनेशनल लेवल। और उसके जो पॉइंट्स हैं जो थ्योरीज में दिया हुआ है, वो है पहला पॉइंट, मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत, पहला। दूसरा उसने कहा है राष्ट्र शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्र हित है। हित सदैव परिवर्तनीय है, मीन्स जो आपका इंटरेस्ट होता है किसी भी कंट्री का, दैट इज ऑलवेज बाउंड टू चेंज। अमूर्त शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। और एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है, अतः राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, ये उसके दिए हुए कॉन्सेप्ट हैं मार्गेनथाउ के द्वारा। फिर आपका दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ हुआ है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा नेपाल के साथ। और इसमें जो एरियाज डिस्प्यूट में आते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, उस एरिया में आपका काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपिलोक, ये एरियाज़ हैं। अब यहाँ पर इशू क्या है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे इसमें क्या हुआ कि क्या होता है कि पहले अंग्रेज जो थे वो कंट्रोल किए हुए थे इंडिया में। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे आप लोग इंडिया का मैप तो देखे ही होंगे दोस्तों, ये मानता हूँ मैं
FA ये है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका उत्तराखंड है और यहाँ पर क्या है आपका, ये नेपाल है। अब आप देखेंगे यहाँ से एक रिवर बहती है। अब इस रिवर में क्या है दोस्तों कि ये रिवर जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है क्या कर गए, ये इसमें इरोजन किया और रिवर इधर शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने से जो है एरियाज जो है कई एरिया, कितनों किलोमीटर एरिया इंडिया में आ गया। तो क्या हो रहा है, और जो ये यहाँ पर बाउंड्री मानी गई थी और रिवर की जो बीचों, जैसे रिवर है मान लीजिए, तो रिवर के बीचों बीच की धारा जो है उसको बाउंड्री माना गया था। अब रिवर इधर खिसक गई तो कई एरियाज जो इंडिया में आने लगे। इससे क्या हुआ कि इंडिया अपना मैप दिखाने लगा इस पार्ट को, और इसका क्लेम जो है नेपाल भी कर रहा है। तो यह इशू है इस मुद्दे को लेकर के, काला पानी का जो इशू है इस प्रकार है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 22 में, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायती देने वाली विदेश नीति को अपनाया? तो एक तरफा जो कोई रियायत देने की बात करता था वो थे इंद्र कुमार गुजराल दोस्तों, जो कि इंद्र कुमार गुजराल जो है 1996 में जो है HD देवेगौड़ा के कार्यकाल में वो विदेश मंत्री थे और 1997-98 के दौरान वो प्रधानमंत्री भी बनते हैं दोस्तों। लेकिन इन्होंने जो छूट दिया था उसमें चाइना और पाकिस्तान को नहीं दिया था, पहला पॉइंट। और इसमें जो छूट दिया था स्पेशली जो है छोटे पड़ोसी देशों के प्रति था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो पंचशील समझौता के साथ दोस्तों 1954 में हम लोग चाइना के साथ करते हैं और चाइना वायलेट करता है और 1962 में वार स्टार्ट कर देता है दोस्तों। और इसमें जो पंचशील के सिद्धांत क्या क्या हैं वो है कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना बनाए रखेंगे और एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ की बात को प्रायोरिटी दी जाएगी और शांतिपूर्ण सहानुभूति की भावना का विकास करेंगे। ये जो है 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे पंचशील एग्रीमेंट में, जो कि हुआ था 1954 में दोस्तों। और इस समय इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें यह है, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं होगा। ऐसा कोई भी पॉलिसी में इंडिया के नहीं है कि हम अपने फ्रेंड कंट्री के विरुद्ध नहीं यूज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन न्यूनतम विश्वसनीय, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ये जो है कॉन्सेप्ट है हमारे जो है न्यूक्लियर पॉलिसी में, और इसका उपयोग नहीं करना है। पहले इसका उपयोग नहीं करना ये भी है। हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर बिलीव करते हैं। केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ हाँ। और इसमें ये भी पॉइंट हमारे जो न्यूक्लियर पॉलिसी में है कि हम न्यूक्लियर बम जो है या न्यूक्लियर जो आपका बम या कह सकते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उस कंट्री के विरुद्ध नहीं करेंगे जिसके पास केवल कन्वेंशनल वेपन है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ये भी हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी में है दोस्तों। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है 25, इसमें है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं? तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा है दोस्तों, जहाँ से 2-2 हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 26, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिक व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है? तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त अधिकार वो है आपका क्षमता का अधिकार दोस्तों। और क्षमता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में है दोस्तों। अब आपका आर्टिकल 14 इसको डिस्कस करें अच्छे से तो हम पाएंगे कि आर्टिकल 14 आपका, तो दोस्तों आर्टिकल 14 कहता है 2 बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ पहला, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। और आर्टिकल 15 आपका करता है दोस्तों कि देयर विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the ground of gender, place of birth, religion, race etc. इसके बारे में। और 16 जो है देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसके और उसमें डिसेंट भी जोड़ देता है। जो आपका 15 में जितने पॉइंट्स दिए हैं उसमें 16 में एक पॉइंट और जोड़ देता है, डिसेंट के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, किसमें, इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आपका आर्टिकल 17 जो है समता का अधिकार में वो अनटचेबिलिटी की बात करता है दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि जो
आपका आर्टिकल 18 है, वो बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। किसकी बात करता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है दोस्तों, कि कोई भी टाइटल नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट ये छोड़ करके आपका केवल एकेडमिक टाइटल्स हो सकता है, एकेडमिक, पहला पॉइंट। सेकंड आपका हो सकता है एकेडमिक टाइटल के बाद सेकंड आपका हो सकता है कौन सा टाइटल? वो है आपका, हाँ, मिलिट्री का टाइटल, ये मिलिट्री का टाइटल हो सकता है। यही दो दिए जा सकते हैं एज पर द लीगलिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो जनहित याचिका से जो इंडियन जुडिशरी है उसमें से कोई सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन इंडियन जुडिशरी में जो सुधार लाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, या जो इंडियन जुडिशरी में जो प्रॉब्लम्स हैं, पहला प्रॉब्लम्स ये है कि न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और इसका अंजाम पहुंचाने में देर होना, ये इम्पॉर्टेंट जो है रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट टाइम कि इसको सुधार किया जाना चाहिए। और लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी इसमें, और कोर्ट की लंबी चौड़ी प्रक्रिया का वर्तमान में होना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और केसों को बहुत लंबे समय तक लंबित होना, न्यायिक नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी एवं पारदर्शिता का अभाव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको एट प्रेजेंट टाइम रिक्वायरमेंट है कि उस पर केयर किया जाए। और इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की समूह के सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? वो आर्टिकल 74 दोस्तों। आर्टिकल 74 में क्या है कि ऐसा कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच विल बी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसी में ये मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में ही मेंशन है दोस्तों। और आर्टिकल 72 क्या है? आर्टिकल 72 में जो है प्रेसिडेंट के पास जो राइट टू प्रोडन है, क्षमादान की शक्ति है दोस्तों। आर्टिकल 73 में जो है ये जो कार्यपालिका की शक्ति है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 75 जो है दोस्तों, इसमें क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों की वेतन भत्ते से संबंधित इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो आपका है ऑप्शन बी, कि सामाजिक क्रिया के समूह में वे सहायक अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यानी कि आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये आपके तीनों सही हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1973 में हुआ था। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1985 में हुआ दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। जब आप एग्जाम में जाएँ तो बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। फिर आपका आता है दोस्तों 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों 13वीं पंचवर्षीय योजना आई ही नहीं थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये क्वेश्चन पूछा गया गलत है, क्योंकि 13वीं पंचवर्षीय योजना आई ही नहीं थी, केवल 12 पंचवर्षीय योजना ही आई है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? तो इसमें आपका बोडो आंदोलन है दोस्तों। बोडो आंदोलन को जो लीड कर रहे थे उनका नाम है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों। और ये आपका आंदोलन स्टार्ट होता है 2 मार्च 1987 में, जो कि आगे चल के तूल पकड़ना स्टार्ट कर देता है। संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो 1855 से 1856 के बीच में हुआ था, जिसमें सिद्धू और कान्हू जो है एज अ लीडर रोल अदा करते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा का नेतृत्व में जो है मुंडा जो जनजाति है वो आपके नागपुर वाले एरिया में, झारखंड में ये लोग विद्रोह करते हैं, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में है, भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो भारत में पहला श्रम आंदोलन हुआ था 1875 में हुआ था। और जो इंडिया में श्रमिकों के कार्यकलाप की अवधि है उसको 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला है आपका 1850 वाला फेज, जो फर्स्ट फेज है। फिर आपका सेकंड फेज आता है 1890 का।
फिर आपका थर्ड फेज़ आता है 1980 से 1947 का, और अंतिम चरण जो आपका आता है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है दोस्तों। फिर आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी दोस्तों। फिर आपका आता है भारतीय श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका की स्थापना हुई थी 1874 में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं। आई एम श्योर कि आप जा रहे हैं 20 to 25 क्वेश्चन पाने यहीं से। मद्रास श्रमिक संगठन संघ की स्थापना 1988 में हुई थी, 1918 में हुई थी, 1918 में दोस्तों। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हार्ट्ज़बर्ग को जाना जाता है, तो फ्रेडरिक हार्ट्ज़बर्ग जो है वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। उनका मोटिवेशन का थ्योरी है मोटिवेशन हाइजीन्स थ्योरी आर द टू फैक्टर थ्योरी, जिसको उन्होंने अपने पुस्तक द मोटिवेशन टू वर्क 1959 में लिखा है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित है, तो उदासीनता के क्षेत्र जो इसमें बात करते हैं वो बात करते हैं जो निर्वाध रूप से स्वीकार्य हो, इस यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों। चेस्टर बर्नार्ड ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा, उस बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें उन्होंने उदासीनता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी दिया है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, जो दोस्तों स्पेशली आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जो द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है तो वहाँ पर जो डोमिनेंट होगा, जो स्कॉलर की बार बार नाम आता है, वो आपकी है मैरी पार्कर फॉलेट। फिर आपका जो मैरी पार्कर फॉलेट ने इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग, उन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंधन में कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं, तो जो आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज पर पैट्रिक डनलेवी, वो है आपका कि उसमें समुच्चयन होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए, प्रोत्साहीकरण होना चाहिए, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपका दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये स्थापित किया गया था मार्च 1954 में दोस्तों। और इस संगठन को जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से जो DN पॉलियच और FB लवी मतलब 2 सेक्रेटरी की सलाह पर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। फिर अब आता है जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, निम्नलिखित में से किस सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी है सतीश चंद्रा समिति के बेस पर। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन लोक शिकायतों की निवारण तंत्र है, तो लोक शिकायतों के निवारण तंत्र का जो बात करता है वो सूचना का अधिकार है दोस्तों, जो कि आपके 2005 में आया था। इसमें क्या है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से जो कि इंडिया के इंटीग्रिटी, यूनिटी और सेफ्टी से कंसर्न नहीं है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज दिया जाएगा। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सर जोसेफ भोरे, और इनके बेस पे एक कमेटी बनाई गई आगे चल के, उसका नाम था भोरे कमेटी, और भोरे कमेटी ने ही प्राइमरी हेल्थ केयर की बात की है और प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा को दिया दोस्तों। और इस कमेटी ने अपने सिफारिश में कहा कि सभी प्रशासनिक स्तरों पर निवारक और उपचारात्मक सेवाओं का एकीकरण होना चाहिए। 2 चरणों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विकास दीर्घकालीन और अल्पकालीन अवधि पे भी होना चाहिए। और इन्होंने 3, 4, 5 रिकमेंडेशन दिए, जिसमें ये 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हैं। और इस कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भोरे कमेटी, जिसके चेयरमैन थे सर जोसेफ भोरे। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक चिंतक हैं, तो उत्तर आधुनिक चिंतक आपके जो है माइकल फुको हैं, मिचेल फुको और आपके
फ्रेंकाइस लियोर्टोड हैं। ये दो इम्पोर्टेंट जो हैं लेटर मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं दोस्तों। मिकेल फुको का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस पर वीडियो भी बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। मिकेल फुको ने एक इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखा है, उस बुक का नाम है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में लिखा है। और आपके फ्रैंकोइड्स लोटार्ड, इन्होंने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट नॉलेज 1979 में लिखा है। और जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा है, वो समतावादी उदारवादी थिंकर हैं। फिर आपको जो आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है सतही पारिस्थितिकी वैज्ञानिक किसमें विश्वास रखते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए लोगों की स्वास्थ्य और समृद्धि में, पहला पॉइंट। दूसरा है सतत विकास में। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 43, वो है आपका मार्क्सवाद को आधुनिकवादी सिद्धांत कहा है। तो मार्क्सवाद को आधुनिक सिद्धांत जो मानते हैं वो आपके हैं कार्ल पॉपर और आपके हैं अन्ना अरेंट। कार्ल पॉपर ने बुक लिखा है जो कि हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं ऑलरेडी। उस बुक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जो कि लिखा गया 1945 में। फिर आपका जो है इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि लिखा गया है अन्ना अरेंट के द्वारा, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जो कि लिखा गया है 1951 में दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई हैं? तो कन्फ्यूशियस द्वारा जो नहीं लिखी गई बुक है वो आपका है बुक्स ऑन एनालिसिस, बुक्स ऑन एनिमल्स, ये भी नहीं लिखा है उन्होंने। और उन्होंने बुक्स ऑफ समर एंड विंटर्स, ये भी नहीं लिखा गया है कन्फ्यूशियस के द्वारा। बुक्स ऑफ चेंजेस और बुक्स ऑफ सॉन्ग, ये लिखा गया है किसके द्वारा? कन्फ्यूशियस के द्वारा। कन्फ्यूशियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ फिलोसफर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 45 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते हैं? तो जॉन रॉल्स विश्वास रखते हैं आपके अंतर सिद्धांत में। फिर वो विश्वास रखते हैं समतावाद में। और जॉन रॉल्स जो है एक समतावादी पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि लिखा गया था 1971 में दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन प्रेजेंट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ा। तो उसमें आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा उनकी गहन नैतिकता का, फिर लोगों की आर्थिक स्थिति और विशेषकर आम लोगों की स्थिति और उनकी समझ, इनका भी देखने का इम्पैक्ट पड़ता है। फिर रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है जो गांधी की स्वदेशी की अवधारणा है उस पर। फिर आपका आता है दोस्तों, और हाँ, गांधी जी ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है हिंद स्वराज, जो कि लिखा गया था 1909 में। और अनटू दिस लास्ट, ये जॉन रस्किन का बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका महात्मा गांधी के लाइफ पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? तो नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार जो आधारित था वो आधारित था सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करते थे कि जो कल्चरल प्लुरलिज्म है दैट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ इंडिया। और ये देखने को मिलता है उनके बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और स्वनिर्धारण का अधिकार, इस पर वो एम्फसाइज करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित जो है संश्लेषी विश्वास, इसके कॉन्सेप्ट पर भी नेहरू भरोसा करते थे, बिलीव करते थे। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो इनका जो है संपूर्ण क्रांति की कॉन्सेप्ट क्या थी? तो संपूर्ण क्रांति के कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि पेरिशियन डायरी नामक पुस्तक उन्होंने लिखा जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि संपूर्ण क्रांति की क्या होना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या उसके एम होने चाहिए, उसका डिस्कशन उन्होंने पेरिशियन डायरी नामक पुस्तक में लिखी है, इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने। और जो है इसमें भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि में बिखरती भारतीय राज व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है, मतलब संपूर्ण क्रांति को ढूंढा जा सकता है, ऐसा वो कहते हैं जयप्रकाश नारायण। वैसे ऑप्शन सी भी जयप्रकाश नारायण की कॉन्सेप्ट है संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट।
फिर आप देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें बात किया गया है राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण होगा तो इसमें तीनों पॉइंट्स आएंगे कि स्वभावतः अनुभाविक होता है और अनुभविक होता है, और ये जो कि व्यवहारवाद से रिलेटेड है तो इसमें जो तथ्य होंगे, फैक्ट, वो सेंट्रल पोजीशन पे होंगे, और इसमें राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म के जो इम्पोर्टेंट लीडिंग कैरेक्टर हैं या लीडिंग लीडर हैं, उसमें आपका डेविड स्टेन का नाम आएगा, डेविड स्टेन, चार्ल्स मेरियम का नाम आएगा। दे आर बिहेवियरलिस्ट, दे सपोर्ट बिहेवियरलिज्म। और ग्राहम वॉल्स ने एक बुक लिखा है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो कि लिखा उन्होंने 1908 में। और आप देखेंगे कि जो व्यवहारवाद है उसमें अनुभवात्मक और क्रियात्मकता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं होता है बिहेवियरलिज्म में दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 50 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रॉबर्ट पैकनहैम ने अफ्रीका, एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबली की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की है कि वे भूमिकाएं हैं। तो भूमिकाएं वो हैं वैध प्रकार्य के, फिर वहाँ सुरक्षा वाल प्रकार्य देखने को मिलता है, फिर वहाँ पर न्यायिक कार्यकलाप भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। इसमें ये पूछा गया है कि तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है कि दैट कंट्री बिलोंग्स टू थर्ड कंट्री, ये थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया का। तो इसमें तीन चार फैक्टर और होते हैं, जैसे वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी, ये भी एक फैक्टर है। फिर वहाँ पर मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, मीन्स ह्यूमन कैपिटल, और वहाँ की जो कह सकते हैं अर्थ मीन्स यू कैन रिलेटेड विथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और वहाँ पर जो क्या बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ये भी, या सेक्स रेशियो में भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ये फैक्टर्स हैं कि दैट कंट्री बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन से पहलू हैं। जो आपका देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित जो आपका 14 सूत्र है, इसमें से पहलू जो नहीं है, पहलू हैं, उसमें आपका ऑप्शन सी और डी सही है। इसमें बात की गई थी कि शांति खुली प्रसंविदाएँ जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, मीन्स इसमें पीस को इम्पोर्टेंस दिया गया था, और इसमें उपनिवेशों के जो दावे थे उससे मुक्ति और खुले दिमाग और निष्पक्ष समायोजन की बात की गई थी दोस्तों। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर, और आपका जो ये दोस्तों 14 सूत्रीय संवाद है, ये हुआ था आपका पेरिस पीस सम्मेलन में 1999 और 20 में हुआ था दोस्तों। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है दोस्तों कि मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त की नीति अनिवार्य तत्व है। तो ये अनिवार्य तत्व था दोस्तों आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन करने के लिए, और ये मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करने के लिए लाया गया था दोस्तों। कहाँ पर? रसिया में। और मिखाइल गोर्बाचोव जो है वही रूलर हैं, या वही प्राइम मिनिस्टर, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रसिया हैं, जिनके शासनकाल में क्या हुआ था कि आपका ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है 1991 में, 1991। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं। तो यूएन की शांति स्थापना के विषय में जो पॉइंट्स करेक्ट हैं वो पॉइंट आपके हैं ए एंड सी, कि आपका जो है यूएन की स्थापना प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं, ये पॉइंट सही है, वहाँ पर अस्पष्टता देखने को मिलती है। फिर आपका जो पॉइंट इसमें है इम्पोर्टेंट कि उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिणामात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, हाँ ये भी सही है।
कि जब आपका पोस्ट कोल्ड वार एरा स्टार्ट होता है, मीन्स आप कह सकते हैं 1991 में, तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट इसमें चेंजेस हुए हैं। और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है दोस्तों 24 अक्टूबर 1955 में हुई थी, 45 में हुई थी। और इसमें क्या होता था कि जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, जो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम जो है इसी को था। और इसमें 19 चैप्टर हैं कुल संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, और 111 आर्टिकल हैं। ओके दोस्तों, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें ये है, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन कौन से समझौते किए। तो पड़ोसियों के साथ इंडिया ने कई समझौते किए, जैसे आप देखेंगे भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता हुआ है, अफगानिस्तान भारत मैत्री संबंध हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, और आपका ये जो क्वेश्चन था दोस्तों 55, ये आपका करंट बेस्ड है। कैसा है? करंट बेस्ड। अभी आप बात करेंगे तो कई ऐसे न्यू एग्रीमेंट्स इंडिया और अफगानिस्तान और नेपाल के बीच में हुए हैं, तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। तो भारत और पाकिस्तान से जो संबंध है उसमें आप भारत में देखें, भारत और पाकिस्तान का आप देखेंगे सियाचिन में इशू रहता है। फिर आप देखेंगे वहाँ पर सर क्रीक, सियाचिन जो है दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, और जो आपका सर क्रीक है ये आपके गुजरात वाले रीजन में है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें से कौन से देश बिमस्टेक के सदस्य हैं। तो बिमस्टेक के सदस्य दोस्तों भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, जापान भी नहीं है, दक्षिण कोरिया भी नहीं है। और इसकी स्थापना, बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी दोस्तों। और इसके प्रमुख जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें आपके बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल हैं। इसमें पाकिस्तान और चाइना मेंबर नहीं है। फिर आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। तो भारत में कैबिनेट मिशन जो आता है वो दोस्तों आया था राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, ये भी पॉइंट सही है। सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, ये भी सही है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता को दमन करने, नहीं, उसने जो है दमन करने की कोई नीति नहीं अपनाई थी। हाँ, बशर्ते वो लोगों को फेवर में लेना चाहते थे, ऐसा नीति अपना करके। जो ऊपर के दोनों पॉइंट हैं इनको ध्यान में रखते हुए आधुनिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव करना, ये भी सही है, ये भी पॉइंट सही है दोस्तों। तो आपका सही है। आपका जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों वो 1946 में आया था मार्च में, और इसमें 3 मेंबर थे आपके, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ओके दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो आपका है ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ए सही है, आपका बी सही है और डी सही है। ये आपका अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें सीटों को वार्ड के आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन पे भरा जाएगा, ये पॉइंट सही है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को रिजर्वेशन मिलता है, और वुमेन्स को भी 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, इनमें से कौन भारत के वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं। तो ये जो आपका है LPG रिफॉर्म जब आया था दोस्तों, तो इसमें सभी पे इम्पेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। सरकारी खर्चे में भारी कमी हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, पहला पॉइंट। योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि पहले जो योजनाएं या स्कीम होती थी उसको ब्रॉड कवरेज दिया जाता था, और उसमें जो है डिजिटल चीज़ों को उतना उपयोग ना करने की वजह से लूप होल्स ज़्यादा थे, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से लूप होल्स कम हो गए। फिर आप देखेंगे दोस्तों इसमें सांकेतिक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ा। पारंपरिक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का धारणा उत्पन्न हुई कि जो लोकल लेवल पे हैं वहाँ लोकल योजनाएं या लोकल स्कीम हो जो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन
फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की जो मौलिक रचनाएं हैं उसमें आपका पीस रेट सिस्टम देखने को मिलेगा, फिर आपका आर्ट ऑफ कटिंग मेंटल्स देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे शॉप मैनेजमेंट। और जो आपके हर्बर्ट टेलर हैं दोस्तों, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माने जाने थिंकर है, जिन्होंने थ्योरी दिया था आपका, उस थ्योरी का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। और उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखे हैं और उनके कॉन्सेप्ट को टेलरवाद भी कहा जाता है। उनके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप पीस रेट सिस्टम जो कि आया था 1895 में, फिर उनका सेकंड इंपॉर्टेंट बुक है ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स जो कि आया था 1907 में। और 1907 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस में स्प्लिट होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। शॉप मैनेजमेंट ये आया था दोस्तों 1903 में। फिर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये आया था 1911 में। तो दोस्तों ये रहा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और जो बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करते चलें, तो आई एम श्योर कि आप अगर जो 12 साल के क्वेश्चन, यानी कि 12 साल के क्वेश्चन और वो भी दो पाली वाले, यानी कि आप 24 क्वेश्चन पेपर, मतलब 2000, यानी कह सकते हैं 2400 के आसपास आप क्वेश्चन अटेंड करके जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको नया मिल रहे हैं, तो आप उसको गुणा कर लीजिए। तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि आप अच्छे मार्क्स के से अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है दोस्तों, निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन के मौलिक ए हैं। तो जो आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसके मौलिक ए वाले एरियाज में इंक्लूड किए जाते हैं आपकी एजिलिटी, फिर आपका आता है अलर्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, फिर आपका आता है उसमें अलाइनमेंट और एडेप्टेबिलिटी। ये सब आपके एनपीएम के जो मौलिक कॉन्सेप्ट ए है उसको डिनोट करते हैं दोस्तों। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं और निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निकायों संस्थाओं की निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका आती है उसमें आप देखेंगे भारत की सांख्यिकी संस्थान है, जो स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर आप देखेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान या अनुसंधान परिषद है। फिर आपका देखेंगे दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपके संस्थाओं और निकायों के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं दोस्तों ये सब जो है क्या केंद्र बिंदु हैं ऑफ मनरेगा का। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जैसे मनरेगा में जो केंद्र बिंदु है वो आपका, जैसे उसमें क्या होता है, जल संरक्षण की बात की जाती है, जल संग्रहण की बात की जाती है, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण किया जाता है। जैसे देखेंगे गांव में क्या होता है, तालाब होते हैं, तालाब का उनका जीर्णोद्धार करा देना, उनमें सुधार करा देना, उनका अपग्रेडेशन कराना, यही सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है आपका, बुक्स को मैच करने के लिए दिया है दोस्तों। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अब बुक्स जो मैच करने के लिए दिया है, अगर जो दोस्तों मेरा बात माने आप, तो एक क्या कर सकते हैं कि आप एक शार्ट नोट्स बनाए जिसमें बुक्स के नाम पूरा लिख लें, फिर इंपॉर्टेंट कोटेशन लिख लें, और कोटेशन के साथ साथ आप देखेंगे जो डेट है, क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की, वो लिख लें। तो आप देखेंगे कि 25 के आसपास या 25 से 30 के आसपास जो क्वेश्चंस आए हैं हर बार वो इसी के इर्द गिर्द हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। अब इसमें क्या है दोस्तों, पहले जो लेखक हैं उनका नाम है EF सेमुकर। इन्होंने एक बुक लिखा है, इसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्स। तो ये बुक इन्होंने लिखा है। फिर जेम्स लिवलॉक ने लिखा है गाया, अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ, और जो कि गाया हाइपोथेसिस भी इसी बुक से निकल के आता है। फिर एफ क्राफ्ट, तो एफ कापरा जो है, एफ कापरा किसी थिंकर का नाम है, जिन्होंने एक बुक लिखा है द टर्निंग पॉइंट।
फिर रसेल कार्सन ने लिखा है द साइलेंट स्प्रिंग। रसेल कार्सन का जो साइलेंट स्प्रिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है विथ रिस्पेक्ट टू द इवॉल्वमेंट और डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट। इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में भी क्या है, बुक्स को मैच करने के सूची को मैच करने के लिए दिया है। तो आपका जो है हावर्ड वारंडर ने जो लिखा है उस बुक का नाम है आपका द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स एंड द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन। फिर एडमंड बर्ग ने लिखा है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ये एडमंड बर्ग का है दोस्तों। फिर ऑप्शन सी क्वेश्चन जो पॉइंट सी है, सी का मेरी वॉलेस्टनक्रॉफ्ट, इन्होंने लिखा है द विंडिकेशन ऑफ वुमेन। ये लिखा है आपके मेरी वास्ट्रॉप ने, और ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं। और इन्हीं के बुक विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स राइट से क्या स्टार्ट होता है आपका देखेंगे, जो फर्स्ट फेमिनिज्म का वेब है वो स्टार्ट होता है दोस्तों। सॉरी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बुक्स को मैच करने के लिए दिया है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि गेल आमवेडट इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, तो इन्होंने लिखा है दलित विजन्स। फिर आप देखेंगे के वीर मणि का लिखा हुआ पुस्तक है पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज, ये लिखा है इन्होंने। फिर एन वेलुस्वामी ने लिखा है पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। फिर एम.डी. गोपाल कृष्णन ने लिखा है पेरियार द फादर ऑफ तमिल रेस। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों जो कि आपको याद होने चाहिए, बिकॉज कि ये बुक्स रिपीट होती हैं। अगर जो पूरी बुक्स नहीं रिपीट होती हैं तो एक दो बुक रिपीट होती हैं। उससे क्या होगा, अगर जो आपको एक बुक का इन्फॉर्मेशन है अच्छे से तो एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ईजिली आप। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है दोस्तों, इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो आपका लेक सक्सेस सम्मेलन हुआ था या लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका 1949 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है जो आपके होता है 1972 में दोस्तों। फिर आपका होता है चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट, आपका होता है ये 1973 में। फिर रियो अर्थ समिट होता है 1992 में। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट हैं और स्पेशली ये सब जो है किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक क्रोनोलॉजी बना कर रखें तो आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच पाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर भी मैच करना है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि ए जी फैंक ने जो है डिपेंडेंसी थ्योरी दी है। क्या दिया है, डिपेंडेंसी थ्योरी। ए जी फैंक ने डिपेंडेंसी थ्योरी दी है। फिर आप कार्ल डब्ल्यू ड्यूस, इन्होंने जो बुक दिया है, बुक का नाम है वो है कम्युनिकेशन थ्योरी दिया है। मिखाइल गोर्बाचोव ने जो दिया है ग्लानिस्ट का थ्योरी दिया था जो खुलापन है। मार्ट कपलान ने जो है सिस्टम थ्योरी दिया था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और उसके कौन प्रोपाउंडर हैं ये बात है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया है कि इसे मैच करना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। तो देखो दोस्तों, जो आपका काला पानी वाला है ये तो आपका किसके साथ है, नेपाल के साथ है। फिर बांग्लादेश का आपका है भूमि एग्रीमेंट है, ओके दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि कुछ लैंड को अंडर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने उन्हें कुछ लैंड दिया और कुछ लैंड लिया। तो ये एग्रीमेंट है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जो कोई भी कॉमन सेंस या न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो इजीली एलिमिनेट कर देगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों। 72 में क्या है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 है दोस्तों, इसमें क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को इंड कर दिया गया। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता था दोस्तों कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, इसके साथ साथ आप देखेंगे इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जोड़े गए थे। और 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 15वीं संवैधानिक संशोधन में क्या है कि जो उच्च न्यायालय के रिट के अधिकार क्षेत्र को जो है क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया, उसके जो जुरिस्डिक्शन है उसको और ज़्यादा ब्रॉड किया गया।
फिर आप देखेंगे 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ 1975 में, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल और अध्यादेश गैर वाद योग्य घोषित किया जाएगा। मीन्स अगर जो क्या करते हैं वो ऐसा कोई इमरजेंसी ला देते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसको रिपील कर दिया जाएगा। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, इसमें भी मैच करना है दोस्तों। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये क्या करती है, ऋण देती है दोस्तों। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, ये आपका होगा इस फर्स्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट यूनियन है, तो ये दोस्तों क्या करता है, सबसे गरीब देशों की ब्याज मुक्त मीन्स जो है कह सकते हैं आप इंटरेस्ट फ्री जो है लोन देता है। और बहुपक्षीय गारंटी निकाय जो है आपका विकासशील देशों के प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है, कि उन्हें मोटिवेट करता है, उनकी जो प्राइवेट इक्विटी होती है दोस्तों। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें क्या है, आपको बुक्स दिए हुए, राइटर्स दिए हुए हैं और उनके जो है फिलॉसफीज को या जो उनके थ्योरीज हैं उसको मैच करना है। अब देखिए मैचिंग द फॉलोइंग दोस्तों, ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आता है। अगर जो इसको आप अच्छे से तैयार करें तो 25 से 30 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर जो एक पॉइंट एलिमिनेट होगा तो दूसरा हर क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 6 तकनीकों में मेंटल रेवोल्यूशन को शामिल किया है। अब यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं इसको। अब आप देखिए दोस्तों, जो आपका फ्रेडरिक टेलर हैं, इन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट दिया है, और ये हम लोग इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो मेंटल रेवोल्यूशन जो है फ्रेडरिक टेलर से रिलेटेड है। फिर आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका है पीटर डार्कर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपका रिलेटेड है पीटर डार्कर से। चेस्टर बर्नार्ड से जो आपका रिलेटेड है दोस्तों, इन्होंने फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव दिया है। फिर अब्राहम मास्लो का मोटिवेशन थ्योरी है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75, इसमें डेट दिए हुए हैं ईरा, ई गवर्नेंस जो है दोस्तों, ये रिलेटेड है आपके ENJEP पॉलिसी से। फिर अब पंचायती राज जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार जो आपको आया है दोस्तों 2009 में अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आई थिंक इससे आया है। फिर आप देखेंगे शिकायतों का निवारण, अम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 76, उदारवाद के विकास चरणों को अवरोही क्रम में विकसित कीजिए। तो दोस्तों पहले क्या आएगा, पहले नेगेटिव लिबरलिज्म या कह सकते हैं आप क्लासिकल लिबरलिज्म भी आता है। उसके बाद में आता है आपका पॉजिटिव लिबरलिज्म के बाद आता है आपका समतावादी, जिसके समर्थक या थिंकर हैं आपके जॉन रॉल्स भी। ओके दोस्तों, फिर आप देखेंगे स्वतंत्रतावाद आता है। तो लास्ट ये है, आप इसको रट सकते हैं क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा, या फिर आप किताब से इसको बहुत डिटेल में पढ़ें ताकि आपको अरेंज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, ये प्लेटो की बुक है। पहले नंबर ये क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर के विवाद है विद्वानों में कि कौन सी बुक पहले है, और UGC ने जो भी माना हो, बट आई एम नॉट एग्री कि भाई ये कौन सी बुक पहले है, क्योंकि मैंने कई बुक में देखे हैं इसका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है कि जो थिंकर एग्री कर रहे हों, एग्री नहीं है। तो आई थिंक इसको छोड़ देना ही सही होगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है दोस्तों कि गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है इसमें भी। तो पहले कौन सी घटना घटित होती है, तो पहले साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या होता है, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह में भाग लेना। फिर ये क्या करते हैं, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन में भाग लेना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन सब के बाद आता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों 1915 में होती है, जबकि गांधी जी भारत में शायद आए होते हैं वही। फिर आपका आता है गांधी जी का जो चंपारण का सत्याग्रह होता है वो 1970 में होता है दोस्तों, यानी कि 17 में। राजकुमार शुक्ला जो है रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से चंपारण में आने के लिए, और गांधी जी वहाँ जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपका जो असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये आता है दोस्तों 1920 में। फिर आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये प्रारंभ होता है 1930 में दोस्तों। ये इस प्रकार क्रोनोलॉजी है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, निम्नलिखित में
संविधानों को उनके निर्माण वर्ष मीन्स उनका जो सबसे पहले किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, इसके बारे में चर्चा है। तो ये डेट सहित आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसको, और रटना ही चाहिए, ये तो फैक्चुअल है तो आपको रटना ही पड़ेगा। पहले क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है अमेरिका में, और ये बनता है 17 सितंबर 1787 को। ओके दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में फिर बनता है 12 सितंबर 1848 को। सबसे पहले माना जाए तो वो बनता है आपको स्विट्ज़रलैंड में ही, फिर कनाडा में बनता है, फिर भारत में बनता, फिर अमेरिका में बनता है, फिर भारत में। लेकिन जो हमें वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस मिलती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है, वो आपका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो स्विट्ज़रलैंड का आपका होता है दोस्तों 1848 में, फिर कनाडा का होता है 1867 में, भारत का बनता है 26 नवंबर 1949 में, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। फिर आपको क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनके समय के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आप कह सकते हैं, पहला आपका होता है वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, फिर वार्साई की ट्रीटी होती है, फिर एक देश में समाजवाद की कॉन्सेप्ट आता है, फिर नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता होता है, और इसको ले इसी के बाद क्या होता है, वो हिटलर आक्रमण कर देता है बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81, और क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजी यहाँ पर पूछा है दोस्तों। तो पहले आपका आता है दोस्तों यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी आता है, फिर आपका आता है गुजराल थ्योरी आता है। गुजराल जो है ये इंदर कुमार गुजराल पहले विदेश मंत्री, बाद में प्राइम मिनिस्टर थे, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो समीप के देश होते हैं, स्मॉल कंट्रीज जो नेबर में हैं, उनको रियायत दी जाती है अपनी तरफ से। फिर आपका होता है पोखरण का विस्फोट, परमाणु विस्फोट सेकंड वाला, फिर आता है लाहौर बस कूटनीति। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके संगठन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो संगठन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो पहले आपका यहाँ पर हरियाणा है। हरियाणा का एस्टेब्लिशमेंट होता है दोस्तों 1 नवंबर 1966 में। फिर आपका आता है उत्तराखंड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 9 नवंबर 2000 में। फिर झारखंड की स्थापना होती है दोस्तों 15 नवंबर 2000 में। फिर तेलंगाना का होता है 2 जून 2014 में। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समितियां योजना आयोग के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो आयोग हैं, ये जो रिफॉर्म से रिलेटेड कमीशंस हैं, इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो एन गोपाल स्वामी वर्ष 1950 में अपना एक रिपोर्ट देते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, और जुलाई 1951 में क्या होता है कि गोरावाल समिति जो है लोक उद्यम से संबंधित अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को देती है। और फर्स्ट जो है ARC रिपोर्ट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है कमीशन से जो रिपोर्ट आया था वो आया था 1966 में आया था, और इसकी अध्यक्षता जो है मोरारजी देसाई ने की थी, और सतीश चंद्र समिति जो गठित हुई थी 1989 में दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसके जो चरण हैं दोस्तों, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 19वीं शताब्दी के अंत से वर्तमान तक लोक प्रशासन का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको लेकर के जो चरण में डिवाइड किया जाता है जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो इस प्रकार है। जैसे राजनीतिक प्रशासन विभाजन, इसकी जो फेज है वो 1887 से 1926 में है दोस्तों। प्रशासन के सिद्धांत पर बल 1927 से 1937 के बीच में है। प्रशासनिक सिद्धांतों की चुनौती 1938 से 1946 में है। फिर अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल ये 1947 से 1970 है। फिर नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंधन परिवेक्षय ये 1971 से वर्तमान तक का है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यू शुड मस्ट रिमेंबर इट। क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्या करें कि इसमें से कोई एक दो फेज को दे दे और मैच करने के लिए दे दे, तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं कंपेरेटिव टू अदर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी।
फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार, कि मतलब कौन सा कब एस्टेब्लिश हुआ, उसके अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। ये एक प्रकार से डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, बट आपको इधर रखना ही पड़ेगा। जैसे लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका होता है 1 अक्टूबर 1926 में होता है। और बाद में इंडिया का इंडिपेंडेंट होने पर ये क्या बन जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाता है, जो कि आज यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। 14वें वित्तीय आयोग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 2 जनवरी 2013 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी थे। नीति आयोग भारत सरकार की सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों वह 1 जनवरी 2015 में हुई थी, 2015 में। और नीति आयोग से पहले यहाँ पर योजना आयोग हुआ करता था दोस्तों। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है दोस्तों, मैच करना है, रीजन और असर्शन और रीजन दिया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, जैसे प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये सही है, क्योंकि कोई भी थिंकर हो वो अपने कंटेम्प्रोरी जो इवेंट्स हैं उससे इम्पैक्ट होगा ही होगा। लेकिन मेरी वाइसक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में यह दलील दी कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये उन्होंने तो डिमांड किया है, लेकिन ये नहीं कि ये उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनके टाइम पर ही केवल ऐसी घटनाएं हुई थी। नहीं, हिस्ट्री में वुमेन्स को सबऑर्डिनेशन का फीलिंग बहुत पहले से था, बहुत पहले से उनको सबऑर्डिनेट माना जाता है हिस्ट्री में। तो ये घटनाएं वुमेन्स को सबऑर्डिनेट मानना, उनको डिस्क्रिमिनेट करना, ये बहुत पहले से थी। लेकिन ये पहली औरत है मतलब औरत हैं जिनको घटनाएं तो इम्पेक्ट करती हैं, लेकिन ये घटना बहुत पहले से थी। और इसलिए जो है दोनों स्टेटमेंट तो सही, स्टेटमेंट और ए और स्टेटमेंट बी, परंतु ये क्या है कि इनका जो स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें भी वही चीज़ें हैं। तो आपका जो माउंटबेटन प्लान जो है 13 मई 1947 को घोषित किया गया है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है। लेकिन ये आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये सही है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। ये आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें दोनों ही कथन सही है दोस्तों, जैसे कि हॉब्स का दायित्व सिद्धांतिक शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के दर से करती है, ऐसा मानता ही है। कौन? थॉमस हॉब्स। हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वाहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि वे नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। फिर आपका ये जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर जितने भी इधर क्वेश्चन हैं सब पैसेज बेस्ड हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया वो आंसर में ही है, जो पैसेज में ही है, तो आप उसको पैसेज को अंडरलाइन करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है 90 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन जो आता है, 90 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन सेकंड पेपर जो आपका डोमेन वाला पेपर होता है, इसमें अगर जो क्वेश्चन आप आउट ऑफ 10 90 करेक्ट नहीं करते हैं तो आप मतलब मान लीजिए कि बहुत बेकार पोजीशन पे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पैसेज में ही दिए होते हैं और ये पैसेज से आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी माना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जो आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पाली में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।